हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़ का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेकर के आए हैं। दैट इज़ कॉल्ड टर्म एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। क्या है इसका नाम? एसिड बेसिस एंड साल्ट्स इसका नेम है। आप सभी को पता है एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बेसिक डेफिनेशन की अगर आप बात करें, ठीक है, द केमिकल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको इतना पता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस आप प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जो मिनरल और रॉक सॉल्ट से आपको मिलते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड को बेसिकली 3 क्लासेस में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो कितने उसमें क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है? 3 क्लासेस में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की हम बात करेंगे। अब बात आती है व्हाट आर एसिड्स। अगर जनरली आपको वैसे पता करना है अदर देन डेफिनेशन हम आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। एसिड्स वो होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। कैसा होता है इनका टेस्ट? सोर होता है नेचर में, ठीक है। और अगर इनमें लिटमस पेपर अगर आप डालते हैं तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो अपने अंदर से क्या इवॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। क्या इवॉल्व करते हैं वो? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और जब वो कार्बोनेट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एसिड है, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स इनके बारे में, एसिड और बेस के डिफरेंसेस अगर आ जाते हैं 2 या 3 मार्क्स में 5 पॉइंट्स, 4 तो मिनिमम आपको लिखने ही लिखने हैं, 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अदर देन डेफिनेशन। अब बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर का मतलब कड़वे होते हैं। एंड फेल्ट स्लिपरी टू टच। अगर आपको कम्बर वगैरह को देखें, अगर आप ऊपर से काटते हैं उसको तो आप क्या देखते हैं? उसमें एक चिपचिपा ल्यूब्रिकेंट सा होता है। क्यों? क्योंकि कुकम्बर कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है। ये चेंज करते हैं रेड को ब्लू लिटमस में। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब अब ये बेस है, जब इसको एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। 1884 में आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नई थ्योरी दी थी एसिड और बेस की। आप कैसे पता लगाएंगे कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है? तो इनकी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच व्हेन डिसोसिएट इन वाटर, जो वाटर के साथ जब आप उन्हें रिएक्ट कराते हैं, जो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज कराते हैं, वो कहलाते हैं आपके एसिड। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं विच व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे डिसोसिएट OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो आपके बेसिस होते हैं, ठीक है। अब दीज डेज अगर डिस्क्राइब करें एसिड और बेस को, एबिलिटी ऑन आयन और मॉलिक्यूल डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। देखिए न्यू डेफिनेशन के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर। आपने क्लास 9 में भी देखा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब वो डोनेट कर रहे हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन होता है, वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो एसिड्स को बोला गया प्रोटॉन डोनर और बेसिस को आपका बोला गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। और whenever the acid and base combine together they form the compound called salt। सबसे बेसिक एग्जांपल आपका रहता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। क्लास 9th में अच्छे से बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। प्लीज़ अगर जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है, मेरी स्पेशल वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे। प्लीज़ चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट्स हों चाहे 10th के हों, दे मस्ट वॉच द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वीडियो, बिकॉज वो 9th में भी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा 10th में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड में भी काम आएगी, एलिमेंट्स में भी काम आएगी। सो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 है, कन्फिग्रेशन करेंगे 281। क्लोरीन का 17 है, कितना होगा? 287। तो अपने आप को सोडियम स्टेबल करने के लिए एक लूज़ करेगा और क्लोरीन एक गेन करेगा। तो सोडियम पे जो लूज़ कर रहा है ना, डोनर है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो गेन करता है वो नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। तो क्या है? ये एक साल्ट है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? साल्ट है।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं आपके, साल्ट बनाते हैं। अब कुछ टेस्ट तैयार किए गए कि आप विद द हेल्प ऑफ टेस्ट कैसे बताएंगे कंपाउंड आपका एसिड है या बेस है। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ करी गई उन्हें कहा, बोला गया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कंपाउंड आपका एसिडिक है या फिर कंपाउंड आपका बेसिक है। क्या बोला गया उनको, इंडिकेटर्स बोला गया। इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस मीडियम, ठीक है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने अलग अलग कलर की हेल्प से बता देते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप स्मेल से बता सकते हैं, तो स्मेल के बेसिस पे सेंस करना कहलाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर्स की अब हम बात करेंगे। देवर बेसिकली 3 वेल नोन इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पहला आता है लिटमस, दूसरा आता है आपका फिनप्थलीन, क्या आता है, फिनप्थलीन, और तीसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। जो बेटा आपका लिटमस है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और फिनप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस बेसिकली लाइचिन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, लाइचिन से तैयार किया जाता है इसको, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, और बाकी दोनों कैसे हैं, सिंथेटिक। लिटमस मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, चीप होता है, मोस्ट कॉमनली यूज है लैब वगैरह में, अक्सर करके लिटमस पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में एक ऐसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। कैसा कलर देता है ये, पर्पल कलर देता है। और अगर एसिडिक है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक है अगर आपका सब्सटेंस तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लैबोरेटरी में तैयार होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ टेबल है, प्लीज़ इसे मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। लिटमस का सबसे पहले कलर दिया हमने पर्पल। दो, अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन रखे हुए हैं, लेट इट बी दोनों का ही कलर हमने सपोज येलो ले लिया, ओके। दोनों सब्सटेंस येलो हैं, आप पी भी नहीं सकते बिकॉज दे आर पॉइजनस इन नेचर, साल्ट जितने भी होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों येलो कलर है, आप कैसे बताएंगे एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। दोनों में आप पर्पल कलर का लिटमस पेपर डालिए, जो सोल्यूशन आपको उस पेपर को रेड कर दे वो एसिडिक है नेचर में, और जो उस पेपर को ब्लू कर दे वो कैसा है, बेसिक है नेचर में। नेक्स्ट फिनप्थलीन की अब हम बात करेंगे। लेट इट भी आपके पास 2 ग्रीन कलर के सोल्यूशन है, ठीक है। फिनप्थलीन का खुद का सेल्फ का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो दोनों ग्रीन कलर की बॉटल्स में आपने 5 ड्रॉप्स किसके डाल दिए, फिनप्थलीन के डाल दिए। जो बॉटल एसिडिक होगी उसका पूरा ग्रीन की जगह कैसा हो जाएगा, कलर, वो कलर लेस हो जाएगी बॉटल। कैसी हो जाएगी, कलर लेस। और जो बेसिक होगी नेचर में उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सिमिलरली विद द केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का अपना सेल्फ का कलर ऑरेंज होता है। अगर सब्सटेंस एसिडिक है और 5 ड्रॉप आपने उसमें डाले तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बेसिक है वो येलो कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ओडोर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जिसे आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आप कई दफ़े क्या एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक ऑनियन चॉप करिए, उसके साथ कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स को आप रख दीजिए, ठीक है। आप क्या देखेंगे पूरी रात के बाद, अगर मॉर्निंग में आप उनको निकालिए, आपको उस कपड़े में से अनियन की स्पंजेंट सी स्मेल आएगी, एक तीव्र सी स्मेल जो माइंड पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो इससे स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेसिक सब्सटेंस का। सिमिलरली वैनिला एसेंस, ये एग्जांपल आप लोगों के लिए, प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके। अब आइए प्रॉपर्ली अब एसिड और बेसिस की हम डीप में बात करेंगे कि एसिड और बेस एक्चुअल में होते क्या हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन, ये हमने बता दिया। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो होते हैं एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो होते हैं आपके बेस। HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गेट ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयन एंड HCl नेगेटिव आयन, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टर्म प्रोटोन डोनर। क्या कहलाते हैं आपके, प्रोटोन डोनर। अब बेटा यहाँ पे आता है डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जो सब्सटेंस कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, कम्प्लीटली का मतलब अपने जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड अगर हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पूरी तरह पार्शियली डिसोसिएट करते हैं अपने आयन्स को, पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके वीक एसिड्स, ठीक है। वीक में आप एग्जांपल देख लीजिए,
ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है, जो वीक में हमने दिखाया है कि रिएक्टेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से वापस आप रिएक्टेंट ले सकें, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। HCl का आप देख रहे थे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीटली ब्रेक डाउन है। लेकिन अगर आप वीक में देखें, जैसे मैंने CH3COOH को लिया है, ठीक है, इतना एक एसिड को अगर मैंने लिया है तो H पॉजिटिव, आप दूसरे में देख रहे हैं CH3COO नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसेंट्रेशन है, इसका मतलब इसमें से पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आपके रिलीज नहीं हुए हैं, तो वो होते हैं वीक। बेसिस और एल्कलीज की बात करते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, दे आर प्रोटोन एक्सेप्टर और रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे NaOH को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, और जो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कह देते हैं, एल्कलाई कह देते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड, एल्कलाई। अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कलाई। क्या कहलाता है, एल्कलाई। NaOH को ब्रेक डाउन करिए, देखिए Na पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका और OH नेगेटिव। बेटा ये सब वाटर की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं जो वाटर कंटेन करता है। कंसनट्रेटेड अगर कहीं पे लिखा हुआ हो उसका मतलब जो वाटर कंटेन नहीं करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की बात करेंगे। सिमिलर है, अगर कोई बेस वाटर के साथ रिएक्ट करने पे कंप्लीटली आयंस को डिसोसिएट कर रहा है, कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन को रिलीज करा रहा है, तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके वीक बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस की अगर हम बात करेंगे, व्हेन एवर द एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बहुत सी जगह 10th में छोड़ दिया जाता है, बट इट इज़ मैंडेटरी, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। आप कैसे कह देते हो कि वाटर जो है वो pH 7 पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वो न्यूट्रल है। लेट्स सी, आपको पता है वाटर को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, कॉज इट्स फॉर्मूला इज H2O। ठीक है, कंसनट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आयन की वो होती है H पॉजिटिव, और कंसनट्रेशन जो होती है OH नेगेटिव आयन की, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है। मैंने H2O को क्या किया, ब्रेक डाउन किया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब बेटा देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का चैप्टर क्लास 11th में आता है, बस बता देते हैं। इक्विलिब्रियम को जो चीज़ को बैलेंस करके रखता है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ आउटपुट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इनपुट। अगर आप किसी को स्क्वायर उसमें ब्लॉक में बंद करते हैं तो इसका मतलब है आप वहाँ पे उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की। आउटपुट में क्या था आपका, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मैंने दोनों की कंसंट्रेशन ली। इनपुट क्या था एक्चुअल में मेरा, H2O। तो आपको क्या मिला, जो वाटर कांस्टेंट है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है, एक कांस्टेंट टर्म विद अ मल्टीपल ऑफ वाटर। चलिए अब देखते हैं, ये पाया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर न्यूट्रल होता है। उस दौरान H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है और OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स होती है। ठीक है बेटा, तो आयनिक प्रोडक्ट कितना हो गया दोनों का, 10⁻⁻14। लेकिन pH स्केल की बात करेंगे। बेसिकली pH स्केल आपको ये बताता है कि सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये कहा गया कि pH 7 पे कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। अब देखिए वो होती कैसे है, जरा उस पर नज़र डालते हैं। pH का मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस, या द परसेंटेज ऑफ proton donor in any substance, that is called a term pH, or pH is defined as a solution of logarithm of reciprocal of its hydrogen concentration ion। तो pH का फॉर्मूला होता है log of 1/H पॉजिटिव या फिर एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन। एंटी का मतलब ये इनवर्स। ठीक है, तो हम H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने दे रखे थे मैंने, 10⁻⁻7। बेटा लॉग देख लीजिएगा, नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, जिनको लॉग नहीं आता मैं उनको अलग से लॉग करा दूंगी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी 10⁻⁻ में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो चीज़ डिवाइड में होती है वो सबट्रैक्शन में आपकी चली जाती है। ओके तो मैंने निकाला pH ऑफ माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन मुझे लेनी है। तो 10 log 10 पे बेस 10 पे पावर 10 की 1 होती है, इसका मतलब log 10 की वैल्यू तो हो गई 1, और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो pH क्या मिल गया मुझे, 7 मिल गया। अब देखिए रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ इन ह्यूमन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं,
पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा, अगर 7 से ऊपर है तो वो सब्सटेंस बेसिक होता चला जाएगा। इसकी वैल्यू लाई करती है 1 to 14। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है इसकी वैल्यू 1 to 14, और 7 पे न्यूट्रल माना जाता है। 1 पे है तो हाईली एसिडिक माना जाएगा। 7 से बिलो आप आओगे तो एसिडिक होता चला जाएगा सब्सटेंस, और 7 से आप अबव जाएंगे तो सब्सटेंस मेरा बेसिक होता हुआ चला जाएगा। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर द मोस्ट रिएक्शन। देखिए क्या होता है डे टू डे लाइफ में हमारे जो बॉडी का होता है पीएच वो 7 से 7.8 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 7 से 7.8। इसका मतलब बॉडी आपकी बैलेंस्ड है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह होती है इसका मतलब ये उनकी बॉडी एसिडिक है कहीं ना कहीं। कई दफ़े टूथ डिके भी स्टार्ट हो जाता है अगर आपका बॉडी पीएच अपने आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वीटनिंग एजेंट्स ले रहे हैं तभी आपको टूथ डिके या कोई भी प्रॉब्लम होगी। कई दफ़े बहुत ज़्यादा जो लोग मेडिसिन्स लेते हैं उनका बॉडी पीएच बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता है, उनकी बॉडी इतनी एसिडिक हो चुकी होती है दैट टूथ डिके होने अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। कोई वो मस्त नहीं है कि कोई मीठा खाता है तभी उसके टूथ जो हैं वो डिके होंगे। प्लांट्स के लिए भी क्या होता है, जो आपकी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बेसिक की भी नहीं होनी चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है, अगर कभी आपको एसिडिटी बनती है तो आप लोग झट से इनो वगैरह लेते हैं। इनो क्या है? एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है एंटीजन ऑफ एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को क्या करती है? रिड्यूस करती है। देखिए टूथ डिके का एग्जांपल दिया है, अगर 5.5 से बॉडी पीएच बिलो होता है अपने आप से तो टूथ जो है आपके डिके होने सड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे साल्ट्स के और उसके फॉर्मेशन की। हमने बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड जब एसिड और बेस आपको मिलते हैं तो आपका क्या बनते हैं? सॉल्ट्स बनते हैं। कॉमन सॉल्ट जिससे आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है। कहाँ कहाँ से इसको खोजा जाता है? सी वाटर से, रॉक सॉल्ट से, इनलैंड लेक से, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, कलरलेस होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसकी मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है खुद से घुलने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ डिजॉल्विंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। खुद से घुलने की जो इसकी क्षमता होती है वो कितनी होती है? 35.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आप 35.8 ग्राम साल्ट डालते तो इवन आपको शेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फर्दर अगर आप डालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। यूजेस क्या है? कॉमन सॉल्ट के एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डाइट के अंदर, और ये फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। आइस के साथ मिक्स किया जाता है इसके फ्रीजिंग मिक्सचर को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं, सोप के मैन्युफैक्चर में, पॉटरी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज योर कॉस्टिक सोडा, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है नेचर में, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। साइंटिफिक नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो क्लास 11th में है, क्योंकि जिस मेथड से इसको तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर आपके साइंटिस्ट थे जिनके नेम पे ये प्रोसेस पड़ा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसमें कुछ नहीं है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ में ट्रीट किया जाता है। तो अब होगा कैसे? पहले सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा, उधर वाटर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, कंप्लीटली वो आयनाइज्ड होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, और H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब आपको यहाँ पे दो कंपाउंड मिलेंगे। Na जो है भाई पॉजिटिव, वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaOH बना लेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के दौरान बनेगा बेटा ये। तो Na क्या करेगा? OH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH बना लेगा, और दूसरा कंपाउंड आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ से HCl मिल जाएगा। और अगर HCl नहीं मिलता है तो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस आपको दो गैसेस वहाँ पे मिलेंगी, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ यूजेस हैं, प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एमोनिया के मैन्युफैक्चर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है, मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जी आप मेटल एंड नॉन मेटल में हम आपको समझाएंगे होता क्या, बस डेफिनेशन बता देती हूँ। मेटलर्जी सिंपली द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम इट्स ओर में से मिनरल को निकालना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। क्लोरीन के यूजेस हैं, इसको जर्मीसाइड की तरह वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग, वुड पल्प, जो ऊन वगैरह को पल्प करना, वुड पल्प को ब्लीच करने में इस्तेमाल किया जाता है। PVC बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से HCl के यूजेस क्या क्या होते हैं? लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रह गया,
अब बात आती है व्हाट इज़ एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया एक सोल्यूशन होता है नाइट्रिक एसिड का और HCl का। इसमें क्या किया जाता है आपका, जब गोल्ड और प्लैटिनम को गलाया जाता है उसके लिए एक्वा रेगिया सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लींजिंग, स्टील को क्लीन करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो कॉस्टिक सोडा का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है, सोप एंड डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है और डीग्रीजिंग द मेटल्स, डीग्रीज करने के लिए वापस से पेपर इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज़ किया जाता है, डाइज में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आइदर इन अ शॉर्ट क्वेश्चन और इन अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा की। पहले आपको दो बेसिक बातें हर एक उसके कंपाउंड की पता होनी चाहिए जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक उसका आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए और साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। अगर वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एज द नेम सजेस्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। डेका का मतलब होता है 10, डेकाहाइड्रेट का मतलब विच कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला बन गया आपका Na2CO3.10H2O। अब हमें ये पता करना है कि इसको मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, या पता लगा लेंगे। अगर एनहाइड्रोस है, एनहाइड्रोस का मतलब सूखा हुआ है जिसमें वाटर कंटेन आपका नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं सिंपली एनहाइड्रो सोडियम कार्बोनेट को दूसरे नेम से सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? सोडा ऐश के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको जिस प्रोसेस से तैयार किया जाता है, बेसिकली जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनके नेम पे प्रोसेस का नाम रख दिया जाता है। जिन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, जिसने इसका मैन्युफैक्चर किया था, उनका नाम था सॉल्वे। तो उनके नेम से ही एक टावर को नाम दे दिया गया सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वे टावर। और इसको अनदर नेम से जाना जाता है कार्बोनेटिंग टावर के नाम से भी इसे कहीं कहीं मेंशन किया गया है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो हम जरा सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर देखते हैं कि इसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस से ही वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है और सॉल्वे प्रोसेस से ही आपका बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा पहला बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का। और फिर उस बेकिंग सोडा को फर्दर प्रोसेस करके हम वॉशिंग सोडा को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वॉशिंग सोडा को तैयार करने के लिए। सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, फॉर्मूला NaCl। सेकंड कंपोनेंट होता है आपका अमोनिया, जिसे आप NH3 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH3। और थर्ड वन होता है लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और लाइमस्टोन का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम सिर्फ इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम उसे हीट करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकें? यूटिलाइज कर सकें। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सॉल्वे टावर है आपका। क्या है? सॉल्वे टावर है। इसे तैयार कैसे किया जाता है? ये टावर होता है, इसमें पार्टीशंस किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टीशन किए जाते हैं। ऊपर से एक इनलेट वाल्व होता है ताकि कोई भी चीज़ आप ऊपर से डाल सकें। अच्छा, इसके पार्टीशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई? पार्टीशन की रिक्वायरमेंट ये हुई कि अगर आप ऊपर से कोई सोल्यूशन उसमें फॉल करा रहे हैं, ठीक है, और नीचे से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस जा रही है, तो वो उससे कम्प्लीटली रिएक्ट कर सके। अगर वो टावर अंदर से ओपन होगा, पार्टीशन नहीं होगा, तो जो ऊपर से आप मटेरियल उसमें फॉल करा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा एंड मोस्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल गोज़ वेस्ट। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल आपका उसमें वेस्ट होगा और प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा। इसीलिए उसके टावर को क्या कर दिया गया? कास्ट आयरन से, जिसे आप पिग आयरन कहते हैं, कास्ट आयरन से उसको पार्टीशन कर दिया गया और बीच में उसमें होल क्रिएट कर दिए गए ताकि वो जो ऊपर से मटेरियल आ रहा है वो स्लोली नीचे आए और वो गैस के साथ में क्या कर सके? प्रॉपरली आपका इंटरेक्ट कर सके या फिर रिएक्ट कर सके। ठीक है, ऊपर से अब आपको जो सोल्यूशन डालना है ज़रा उस पर देखिए। सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ, ठीक है, मैं अभी आगे आपको इसकी रिएक्शन दिखाऊंगी, पहले समझा देती हूँ। सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ मिक्स करके विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हम एक अमोनिकल ब्राइन बनाते हैं। ब्राइन का मतलब होता है सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन तैयार होती है। उस अमोनिकल ब्राइन को टावर के ऊपर से डाला जाता है
और नीचे से जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक इनलेट पाइप देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा जब आप नोट्स बनाएं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 रिलीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। नीचे से क्या जाएगी, आपकी CO2 गैस जाएगी, ऊपर से एमोनिकल ब्राइन आएगी और धीमे धीमे करके वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही वो अमोनिकल ब्राइन CO2 को पास करेगी, आपको यहाँ पे 2 बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसका एक का नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा होगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। चलिए मैं आपको इसकी रिएक्शंस दिखा देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हुआ क्या, मैंने लिया था NaCl NH3H2O, ये ऊपर से आया एमोनिकल ब्राइन थी, नीचे से CO2 गैस जा रही थी। मुझे 2 बाई प्रोडक्ट कौन कौन से मिले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला एक NaCO3 और दूसरा मुझे मिला NH4Cl, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही आपका एक्चुअल में बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। अब इसको हम प्रोसेस कराते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है और इसको हीट करने के बाद मुझे मिलता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप सोडा ऐश कहते हैं, और CO2 और H2O इसमें से रिलीज़ हो जाती है। अब ये जो Na2CO3 है, जो सोडा ऐश आपको मिली, इसे ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ में, और जैसे इसको ट्रीट किया जाता है विद every molecule of sodium carbonate is treated with 10 molecules of water and we get the compound called washing soda or scientifically called the term sodium carbonate decahydrate, जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। और सॉल्यूशन जो होता है इसका कैसा होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, और आपको भी बताया था बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप एक्शन ऑफ एयर की बात करेंगे, अगर आप वॉशिंग सोडा को एक्सपोज करते हैं एयर में, अगर आप वॉशिंग सोडा को खोला छोड़ दीजिए तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो हार्ड उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, अपने आप एटमॉस्फेयर में छोड़ने की वजह से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट एवापोरेटेड बाय इटसेल्फ फ्रॉम द वॉशिंग सोडा एंड दैट प्रोसेस is called efflorescence. It means the removal of 9 molecules of water from washing soda when it kept exposed to air. अगर आप उसे एयर में एक्सपोज करते हैं और अपने आप 9 मॉलिक्यूल्स का उड़ जाना वहाँ से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। क्या कहलाता है वो, एफ्लोरेसेंस। लेकिन अगर आपने उसे हीट किया तो पूरे के पूरे 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपके एवापोरेट हो जाएंगे और आपको एक डेड बर्न टाइप का सोडियम कार्बोनेट वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका मतलब क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यूजेस की अगर आप बात करें, इट इज़ बेसिकली यूज इन लॉन्ड्री और फॉर वॉशिंग पर्पस, इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग योर हार्ड वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड एक्ट एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। सेकेंड हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। स्टार्टिंग इसका वही है बेटा, सॉल्वेंट प्रोसेस से ही इसको तैयार किया जाता है, और आपको पता है सॉल्वेंट प्रोसेस का पहला बाई प्रोडक्ट ही आपका बेकिंग सोडा होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सिंपली आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप एकदम से इसको पानी में डालते हैं तो उसके दाने दाने उसमें फॉर्म हो जाते हैं, इसका मतलब दैट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और ये माइल्डली एल्कलाइन होता है, प्रॉपर एल्कलाइन नहीं होता, हल्का हल्का क्या होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। अगर आप इसको हीट करेंगे, अगर आप इसको हीट करेंगे बेकिंग सोडा को, तो इट गेट ब्रेक डाउन इंटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसी वजह से जब आप बेकिंग सोडा को फूड उसमें इस्तेमाल करते हैं तो जो उसमें से CO2 गैस रिलीज़ होती है, इट मेक योर बेस फ्लफ़ी। उसकी वजह से आपके केक्स या ब्रेड्स वगैरह जो होते हैं बेकिंग सोडा ऐड करने से फ्लफ़ी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब CO2 उसमें से रिलीज़ होगी तो वो वहाँ पर स्पेस फॉर्म कराती है, जिसकी वजह से वो उसको लाइटर और फ्लफ़ी बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं, आपको पता है एंटासिड, एसिड के इफेक्ट, एल्कलाइन है मतलब बेसिक है नेचर में, तो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए होता क्या है, आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा गैस सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं कि कहीं कभी आग लगती है तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। वो बेकिंग सोडा कैसे कंटेन करते हैं, एज यू नो दैट बेकिंग सोडा जब हीट होगा एक प्रेशर से रिलीज़ होगा तो कौन सी गैस निकालता है, CO2 गैस रिलीज़ करता है। अगर कहीं पे फायर हो गया है तो क्या होता है, जब आप उसमें से रिलीज़ करेंगे तो CO2 लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है और CO2 क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से फायर जो है वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग से सभी लोग स्पेशली वुमेन्स जानते होंगे ब्लीचिंग क्या होती है, कि इसको ब्लीच करो, उसको किसी भी चीज़ को कलर अप करना, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फॉर्मूला होता है CaOCl2 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड समटाइम क्लोराइड ऑफ लाइम। कई दफ़े क्वेश्चन आ जाता है गिव द फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम, पता होना चाहिए क्लोराइड ऑफ लाइम किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, अब इसको जिसने बनाया था उन साइंटिस्ट का नाम हैसन क्लेवर था, उनके नेम से ही इसका प्लांट का नाम पड़ गया हैसन क्लेवर प्लांट। क्या पड़ गया, हैसन क्लेवर। नेक्स्ट पेज पे मैं भी आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी। अब होता क्या है, ये आपका हैसन क्लेवर प्लांट है। कास्ट आयरन पिग आयरन से बने हुए सिलेंडर्स होते हैं, ये एक तरफ जनरेटर शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। ऊपर पहले वाले सिलेंडर में हॉपर लगा दिया जाता है जहाँ से आप रॉ मटेरियल को डालेंगे, और इनसाइड द सिलेंडर ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेड का काम होता है जो भी आप ऊपर से डालेंगे हॉपर से, उसको वो क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव कराएगा। तो जो रॉ मटेरियल आप यहाँ पे लेंगे वो लेंगे स्लेग लाइम। स्लेग लाइम किसको बोला जाता है, अभी पीछे बताया था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हॉपर से डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस पास कराई जाती है। सिमिलरली हमने वही क्वेश्चन अराइज होता है, पार्टीशन क्यों किए, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली गैस के साथ में इंटरेक्ट करके एक एफिशिएंट आउटपुट आपको दे सके। ऊपर से आपका क्या आ रहा है, स्लेग लाइम आ रहा है, नीचे से क्लोरीन गैस जा रही है, और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस Cl2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, एट द सेम टाइम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका फॉर्म होगा और वाटर उसमें होगा, और इसमें क्या होगा, नीचे आप जिस फ्लास्क में उसे कंटेन करेंगे उसमें क्या होगा, वाटर ऊपर हो जाएगा और CaOCl2 क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और फिर फर्दर उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करेंगे, एक येलोइश वाइट पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। कभी भी ब्लीच को बोला जाता है, ब्लीच को आप हॉट वाटर या टेम्परेचर से क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो कैल्शियम सल्फेट आपका फॉर्म हो जाता है। यूजेस की अगर आप बात करेंगे, कॉटन्स को ब्लीच करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वो क्लोरीन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, क्लोरीन कंटेन करता है। उसके साथ साथ इसको क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ किया जाता है और वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज POP। एज अ नेम सजेस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से सबसे पहले पाया गया था, ये पेरिस में आपका पाया गया था। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए CaSO4। मैंने बोला हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमीस्फीयर सुना है ना, हाफ स्फीयर। हेमीहाइड्रेट बोल रही हूँ, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फॉर्मूला तैयार हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। द नेम POP कम फ्रॉम द फर्स्ट मेड किससे तैयार हुआ, जो आपका सब्सटेंस पाया गया पेरिस में, उसका नाम था जिप्सम। पेरिस में जो सबसे पहले सब्सटेंस पाया गया उस सब्सटेंस का नाम क्या था, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CaSO4 डॉट 2H2O। पर इसको इस फॉर्म में स्टोर करना इजी नहीं था, तो साइंटिस्टों ने कुछ मेथड अप्लाई किए, फिर देखा कि इसे लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने जिप्सम को ट्रीट किया। जिप्सम को जब ट्रीट किया उन्होंने ये देखा अगर हम उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का एवापोरेट कर दें तो इट शुड बी ईजी टू स्टोर। तो वहाँ से उन्होंने बनाया उसको
पीओपी। कि पीओपी की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको जितना पानी जितना आपने उसमें से एवापोरेट किया है, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसी रेशियो में वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्व नहीं करता। लेकिन जब भी आपको वो अप्लाई करना है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जिप्सम के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन में, एक किल्न मतलब एक भट्टी में इसको ट्रीट किया जाता है और इसका 1.5 मॉलिक्यूल एवापोरेट करा के इसे पीओपी के फॉर्म में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इट इज़ बेसिकली वाइट पाउडर और इसकी बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है दैट शुड ईजिली बी सेटल्ड। ठीक है, सेट बहुत जल्दी से होता है। यूजेस क्या हैं, फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉयज़, डेकोरेटिव आइटम्स में फायर प्रूविंग मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। अगर लेबोरेटरी में कहीं सीलिंग या एयर गैप्स हैं उनको फिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूज़ फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग दैम। पेंट करने से पहले आपने सुना पीओपी को यूज़ किया जाता है ताकि उस सरफेस को क्या किया जा सके, स्मूथ किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसके साथ ही चैप्टर एंड होता है। फॉर एनी क्वेरी यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड send me the questions whatever in which you are having doubts. I will surely help you out. Thanks for watching my videos.